अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि जो लोग ताहयात ना अहल हुए हैं, ताहयात ना अहली के मामले को सिर्फ इंतखाबी जो तनाज़ात हैं उन्हीं तक रखा जाए। इस दरख्वास्त में वफाक पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया है। अब अगर ये इस दरख्वास्त में की गई इस्तदा कबूल हो जाती है तो फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उस पर खासी हलचल हो सकती है। नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन जैसे लोग, इनकी सियासत में वापसी की राह हमवार हो सकती है। इस पर मुफस्सल बात करेंगे। पाकिस्तान में जो इस तरह के फ़ैसले भी आए हैं और पाकिस्तान में जो लोग अपने सदाकत और अमानत ना होने की वजह से जिनको नाअहल करार दिया गया है और उसके बाद उनका सियासी करियर क्या रहा और इसके असरात क्या रहे, इस पर मुफस्सल बात आज के प्रोग्राम में करेंगे। मुशीर बदल गए लेकिन निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हस्ब वादा उस तरह ना बदल पाई जिस तरह की तवक्कुआत अवाम को दिलाई गई थी। क्या चेहरे बदलने से एहतसाब का मिशन पूरा होगा, एहतसाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा, इस पर बात करेंगे। MQM का यौम स्या रहा, उनके एक कारकुन गुज़श्ता रोज़ जहाँ बहक हो गए थे, उसकी तहक़ीक़ात भी जारी हैं। शेख रशीद ने ख़बरदार कर दिया है कि अगले 2 माह में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन कोविड भी बढ़ रहा है और अपोजिशन की जो तहरीक है वो भी तेज़ हो रही है। अब क्या अपोजिशन रुकेगी? और ये जो शेख रशीद साहब की जानिब से ख़बरदार किया गया है, इसको लेकर मुल्क की सियासी जो क़यादत है वो क्या सोचेगी? इरशाद साहब, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तकरीब से खिताब किया। हम बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये गिला करते हैं कि आप निज़ाम को उस तरह नहीं बदल पाए जिसका आपने वादा किया था, लेकिन आज जो दरख्वास्त दायर की गई है, और ये दरख्वास्त आपने भी पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, सियासी तौर पे पाकिस्तान में वो लोग जो नाअहल हुए उनकी तारीख़ क्या है, और ये दरख्वास्त में की गई इस्तदा अगर कबूल हो जाती है तो आप समझते हैं कि फिर से कानून की हुक्मरानी पे एक सवाल उठेगा? देखिए, इसको 2-3 पहलू हैं जी। पहली बात तो ये है कि ये अब अदालत ने फैसला करना है कि वो इस्तदा कबूल होती है या नहीं होती। नाअहली एक ऐसे शख्स की जो गलत बयानी का मुर्तकब हुआ है, जिसने झूठ बोला है या अमानतदार साबित नहीं हुआ, ख़ाइन साबित हुआ, उसको इंतखाबी अमल से 5 साल के लिए आउट किया जाए या ताउम्र ताहयात आउट किया जाए जी। ख़ुद इस पिटीशन में भी ये कहा गया है कि इसको इंतखाबी तनाज़ात तक महदूद रखा जाए जी। इसमें वकला के भी अपने यानी 2 नुक्ता नज़र मौजूद हैं। कानूनी बिरादरी भी मुनक़सिम है, इसमें सब मुत्तफ़िक नहीं है इस बात पे। इस पिटीशन से भी अगरचे है ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पेश हुई है। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इससे क्या ताल्लुक़ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली से या जनाब जहांगीर तरीन साहब की नाअहली से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या ताल्लुक़ है। दूसरी बात यह है कि देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो बन गया है ख़ास तौर पर सियासत में जी, कि ख़यानत और द्रोह गोई, झूठ और बददियानती जो है, इसको एक मामूली चीज़ समझ लिया गया है या हिस्सा समझ लिया गया है कि सियासतदान अगर झूठ ना बोले और सियासतदान अगर बददियानत ना हो तो फिर सियासतदान क्या हुआ जी। ये सियासतदान का पैदाइशी हक समझ लिया गया है। ताहयात नाअहली क्यों है? कानूनी शहादत में एक शख्स जो झूठा साबित हो जाए अदालत के सामने जी, वो ताहयात गवाही का नाअहल नहीं होता, अहल नहीं होता, इसलिए कि वो किसी वक्त भी झूठ बोल सकता है जी। एक शख्स जिसने अवाम की जिम्मेदारी उठानी है, उसकी नियाबत करनी है, जिसने मुल्क में कानून साजी करनी है, मुल्क के वसाइल की तकसीम करनी है, तमाम इख्तियारात संभालने हैं, वो अगर गलत बयानी का मुर्तकब हो या ख़यानत का मुर्तकब हो तो क्या गारंटी कौन देगा कि आइंदा वो ये काम नहीं करेगा? एक दफ़ा साबित होने के बाद अदालतों के सामने दोबारा ये काम नहीं करेगा। कहते हैं जी तौबा का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। देखिए, इसमें सज़ा जो होती है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी होती है या सियासी जमात की क़यादत संभालने पर, यह नहीं कि वो कारोबार भी नहीं कर सकता।
वो अच्छा, लेन इरशाद देन साहब, भी नहीं इरशाद कर साहब, सकता। इसमें दो पहलू बड़े इंपॉर्टेंट मैं ज़रा थोड़ा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम में झूठ को उम्मुल इस्यान, तमाम बुराइयों की जड़ करार दिया गया है। जी। एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं बुराइयों से बच जाऊं। बहुत सारे चीज़ें आप ना बताइए क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होगा अमल करना, सिर्फ एक बात बता दें, मैं मुझसे बुराई सरजद ना हो। आपने फरमाया कभी झूठ ना बोलो, हर बुराई से बच जाओगे। इसका मतलब है तमाम बुराइयां झूठ से जन्म लेती हैं। जो शख्स झूठा है जी, वो बदयानत भी हो सकता है, वो और भी अच्छा, बुराई में मुलव्वस हो सकता है। बिल्कुल आप ये बिल्कुल बजा कह रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि हमारा बुनियादी तौर पे काम ये भी है कि जहाँ पे कानूनी लैकूनाज हैं या कवानीन की तशरीह सही नहीं है तो हम जो रेलेवेंट फोरम्स हैं उन पे इस मामले को उठाएं। एक तो उनका ये मौक़िफ़ है। दूसरा सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है, बहुत से लोग नवाज शरीफ साहब के केस को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के केस के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो माजरा है वो तो तौहीन अदालत में हुए, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये यहाँ पे जो है वो फैसला वो झूठ बोलने पे है, गलत बयानी पे है। सेम गोज़ टू जहांगीर तरीन साहब। सियासी तौर पे क्या असरात होंगे? फिर जो खान साहब एक नैरेटिव लेके आए थे कि निज़ाम बदलेंगे, ये ताकतवर लोग हैं, ये माफियाज हैं, अगर ये इस्तदा कबूल हो जाती है, नवाज शरीफ साहब की वापसी हो जाती है, तो ये पिछले 5-7 साल से हुकूमत ने जो प्रैक्टिस की, अवाम ने जो प्रैक्टिस की, आप समझते हैं ये महज ट्रक की बत्ती के पीछे था? हम ना नवाज शरीफ साहब को डिस्कस कर रहे हैं ना किसी और को, हमारा शख्सियात से कोई लेना देना नहीं जी। उसूल ये है कि जो शख्स अवामी ओहदे पर रहते हुए हक़ाइक़ को छुपाता है, अपने अवाम से, अदालतों से, इलेक्शन कमीशन से गलत बयानी का मुर्तकब होता है, ख़यानत का मुर्तकब होता है, वो ताहयात नाअहली का, क्योंकि वो सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, और जो सादिक नहीं है, जो अमीन नहीं है, उसको ये हक़ हासिल कभी भी नहीं हक़ हासिल कि वो अवाम की नुमाइंदगी कर सके। ये है उसूल की बात है। जी। अब इसमें कौन उसकी ज़द में आता है, ये तो वैसे भी मुनाफिक मुआशरों में होता है कि कानून के इतलाक़ से पहले सोचा जाए कि कौन इसकी ज़द में आ रहा है। जी। किसी बाकरदार मुआशरे में, महज़ब मुआशरे में कानून के इतलाक़ पर ये नहीं सोचा जाता इरशाद साहब आज वज़ीर आज़म इसकी गिरफ्त में आ रहा है या एक आम शहरी आ रहा है, चरवाहा जो है उसकी गिरफ्त में आ रहा है। ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो सर ये एक रिवायत तो है ना कि कानून जो है वो भी देख के फिर सिलसिले चल फिर उसके हम नताइज भी भुगत रहे हैं ना। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कोई मुआशरा कानून की हुक्मरानी के बगैर तरक्की नहीं कर सकता, ताकतवर और अवाम के लिए अलहदा पाकिस्तान बन गया है। ये कहना है प्राइम मिनिस्टर साहब का। मेरा सवाल इनसे ये है, हुकूमत से है, कि आपने जो तवक्कुआत दी थी, हम इस्लाहात करेंगे, हम निज़ाम बदलेंगे, अभी रिसेंट एक तब्दीली हुई, शहजाद साहब की जगह दूसरे साहब आ गए, चेहरा बदल गया, निज़ाम नहीं बदल सका, क्यों नहीं बदल सका? देखिए, इसमें सारा दोष हुकूमत को देना और इमरान ख़ान को देना भी ज़्यादती है। इमरान ख़ान साहब ये नारा लेकर आए थे, उन्हें ये काम करना चाहिए था। जो काम मसलन ये जो आज उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से किया है, ये आज से 3 साल पहले हो जाना चाहिए था। ये 3.5 साल लगाने की क्या ज़रूरत थी? इनको तो पहले टीम बिठा देनी चाहिए थी 3-4 महीने में। माजी में भी कमीशन बनते रहे हैं जी, कानूनी इस्लाहात के लिए, 3.5 साल नहीं लगे उस पर जी। शरीफ कमीशन एक बना था, वो बहुत बड़ा वो उसने काम किया था, वो 1.5 साल में रिपोर्ट आ गई थी, इम्प्लीमेंट हो गई थी जी। इसके अलावा कई दफ़ा हुए हैं। तो 3.5 साल आपने 3.5 साल एक लिहाज से ज़ाय कर दिए। लेकिन ये कहना कि सारी ज़िम्मेदारी इनकी है, देखें हमारे यहाँ ख़ास तौर पर 1970 के बाद और 1985 के बाद ज़्यादा ज़ोर शोर से यहाँ कानून को नीचा दिखाना फैशन बना। जी। यहाँ अपने पराये की तमीज़ आई ज़्यादा।
यहाँ कौमी वसाइल को हज़म करने का एक कल्चर पैदा किया है, पैदा किया गया, पैदा हुआ नहीं, किया गया, हुकूमती सतह पर उसकी सरपरस्ती हुई जी। तो उसके नतायज अब खान साहब को और मौजूदा हुकूमत को भुगतना पड़ रहे हैं जी। इसलिए सारा दोष उन पर नहीं है, सारा मलबा उन पर नहीं डाला जा सकता, लेकिन इतना उनको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि हमने ताखीर की। इरशाद साहब, सवाल सबसे ये ज्यादा देखें, नुकसान खान साहब को हो रहा है। सारा मलबा बजा उन पे नहीं डालते, लेकिन आस्तीने चढ़ा के जो सिस्टम को ललकारते थे, जो 90 दिन का टाइम देते थे, जो आंख झपकने में निज़ाम बदलने की बातें करते थे, बाद में वो हुकूमत में आए और हुकूमत में आके वो कहते हैं जी तब्दीली कोई स्विच नहीं है कि बटन दबाया और तब्दीली आ जाएगी। देखिए अवाम तो आज वो लोग सवाल पूछते हैं जिनकी तवक्कुआत बुलंद की गई थी ना सर। देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो इनकी कोताही ये है कि इन्होंने नारेबाजी ज़्यादा की, तैयारी कम की, लेकिन ये कौम के अंदर भी देखें तब्दीली जो है वो साल 6 माह में नहीं आती, वक्त लगता है। कौम के अंदर भी कुछ सब्र व तहम्मुल बर्दाश्त होती है। दुनिया में जितनी तब्दीलियां आई हैं वो ऐसे आई हैं कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा, सारा कुछ हुकूमत करेगी। हम जो शहरी हैं कोई कुछ ज़िम्मेदारी हमारी भी है, हमारे उलमा की कोई ज़िम्मेदारी है, हमारे आले दानिश की कोई ज़िम्मेदारी है, हमारी मीडिया की कोई ज़िम्मेदारी है, हमारे ताजरों की कोई ज़िम्मेदारी है, हमारे सनतकारों की कोई ज़िम्मेदारी है, हमारे असातिज़ा की कोई ज़िम्मेदारी है। कोई भी यहाँ ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। ये बजा के इमरान खान साहब ने नारेबाजी ज़्यादा की, काम किया, लेकिन सारा मलबा उन पर डालना या सारा ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार देना, ये भी इंसाफ नहीं होगा। अब जो खान साहब का मामला है जिसमें वो मार खा रहे हैं अभी तक मेरे नाक़िस राय में, एक तो टीम के इंतखाब में उन्होंने गलती की, फिर तसलसल नहीं रखा, फिर यह है कि वो बार बार गलती दोहराई, ऐसे लोगों को डिफेंड किया जिनकी नाअहली का मलबा उन पर गिर रहा है, ऐसे लोगों को तब्दील वो करते रहे जिनकी इस्लाह हो सकती थी। फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़ारूक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फ़ारूक साहब, एक दरख्वास्त आज दी गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, इसमें जो प्रेयर है अगर वो कबूल हो जाती है तो ये जो पिछले 5, 7, 8, 10 साल से जो आपकी एक प्रैक्टिस थी इस निज़ाम को बेहतर करने की, आप नहीं समझते कि वो सारी एफर्ट्स आपकी यूज़लेस हो जाएंगी? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप देखें तो रूल ऑफ लॉ के हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ही तहरीक चलाई है और वो इसके जो है वो टॉर्च बेरर हैं, इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर तो आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर तो जो है वो अकाउंटेबिलिटी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फाइलें बनाई जाती थी एक दूसरे को जो है वो डराने के लिए, धमकाने के लिए। पीपल्स पार्टी, नून लीग दोनों ने फाइलें बनाई हुई थी, फिर एनआरओ ले लेते थे और एनआरओ लेके कानून को जो है वो नीचा दिखा लेते थे। ये पहली बार हुआ है कि ताकतवर को कानून का खौफ जो है वो पैदा हुआ है। अब आ जाए इस पटिशन के हवाले से, तो बुनियादी तौर के ऊपर अभी इस पटिशन ने एक्सेप्ट होना है नहीं होना, वो तो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन जो मेरी नज़र के अंदर, मेरी राय के अंदर जो चीज़ें डिसाइड हो चुकी हुई हैं, नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत हुई है और लाइफ टाइम उसकी जो है वो सेंटेंस है, लाइफ टाइम उनकी नाअहली है और इस हवाले से रिव्यू भी जो है वो हो चुका हुआ है। तो लिहाजा किसी किस्म की जो है वो कोई गुंजाइश इसके अंदर जो है वो बाकी नहीं रह जाती। बाकी पटिशनर जिसने भी दायर की है, अब उनको भी ये जवाब दे जो है वो होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हम क्या पैगाम देना चाहते हैं। जो पाकिस्तान की जेलों के अंदर जितने सजा याफ्ता लोग हैं, फिर सबके लिए पटिशन्स दायर कर दी जाएं, जेलों को खोल दिया जाए, सबको जो है वो रहा कर दिया जाए और कानून की किसी किस्म की कोई हाकमियत ना हो। तो ये तो एक ये मामला है ना कि कोई साहब का वज़ीर-ए-आज़म 3 बार का रह चुका है और वो ताकतवर था, पहली बार उसको हाथ पड़ा, करप्शन के ऊपर उनको सजाएं हुई, 4-4 फ्लैट्स उनके निकल आए। जब इस किस्म का ग्लोरीफाई किया जाए और किसी फोरम की तरफ से ये किया जाए तो फिर मैं समझता हूं कि फिर आप देख लें कि मोरालिटी का जो लेवल है वो कहां ले आए पहुंच गया है और खाता है लगाता वाली जो कहानी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। फारूक साहब, ये बताएं कि क्योंकि हुकूमत उसमें फरीक है, विफाक फरीक है,
तो आपकी जो लीगल टीम है मौजूदा हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, वो केस लड़ेगी रियासत का आइन की 62-63 की दफ़ात का, या वो भी वकला बिरादरी के हवाले से मुनक़सिम है? वो मुत्तफ़िक है किसी बात पर कि ताहयात रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? देखें, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये तो आइन के अंदर बड़ा वाज़े है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। फिर मैं समझता हूं कि किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। और इसको जाहिर बात है, आप देखना सुप्रीम कोर्ट ने है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पिटीशन दायर हुई है, वो इसकी पहले तो जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी देखेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी देखने के बाद फिर जो है इसके ऊपर अगर कोई आर्गूमेंट होंगे तो उसको देखा जाएगा। लेकिन आइन के अंदर किसी किस्म की भी कोई भी अगर तरमीम करनी है तो उस तरमीम का इख्तियार भी जो है वो पार्लिमान के पास है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि आइन के अंदर जो है वो किसी किस्म की गुंजाइश जो है वो इस हवाले से मौजूद है, जहां पर इस पिटीशन के हवाले से जो है वो किसी किस्म का इनको कोई रिलीफ मिलने की जो है वो तवक्को है। ये मेरी एक अपनी राय है, जितना हम थोड़ा बहुत पाकिस्तान के आइन और कानून को समझते हैं। और बड़ा वाज़ेह है, देखें, कानून की जो बालादस्ती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी माशरा जो है वो कानून की बालादस्ती के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, और इस हवाले से जो है वो हमारा बड़ा क्लियर कट जो है वो मौक़िफ़ है। ठीक है, एक मैं सवाल और कर लेता हूँ, ये इसको छोड़ दें, पिटीशन को रख दें बाला ताक। अगर पार्लियामेंट में एक तरमीम कोई प्राइवेट मेंबर या अपोजिशन पेश कर दे कि जी नाअहली ताहयात नाअहली ख़ाइन और झूठे शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए, तो आपका और आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? नहीं, देखें, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। कोई इस किस्म का जो है वो हमारा कोई इरादा नहीं है। जो आइन यहाँ मौजूद है, जिस हवाले से बड़ा क्लियर कट है, हम उसके साथ जो है वो खड़े हैं। इस किस्म की किसी तरमीम की हमायत करने का ना कोई हमारा फैसला है, ना कोई हमारा इरादा है। देखिए, पहली बार तो जो है वो ताकतवर को हाथ पड़ा है, अब इनकी चीखें निकली हुई हैं। देखें ना, मुल्क को कहां पहुंचा दिया इन्होंने लूट मार करके। अब जो चपड़ासियों के अकाउंट से जो है वो 4-4 अरब रुपया निकल आता है। सारा खानदान जो है वो बैरूने मुल्क इश्तिहारी करवाया हुआ है। इदारों को ये जवाबदेह नहीं अपने आप को समझते, तो क्या इस पर्सन स्पेसिफिक तरमीम होंगी? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है फारूक साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जरा इसी नुक्ते पे रहेंगे जो आपने कहा कि चपड़ासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपए निकल आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों के अकाउंट से पैसे निकलते हैं वो अभी तक मुलजिम ही हैं, मुजरिम क्यों नहीं बन सके? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। फारूक साहब, आपने कहा कि इनके चपड़ासियों के अकाउंट से भी 4-4 अरब रुपए निकल आते हैं। सवाल ये है, शहजाद अकबर साहब से हम ये पूछते थे कि आप इतने संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं लेकिन इनको मुलजिम से मुजरिम क्यों नहीं बना सके? वो दोष देते थे निज़ाम को। अभी शहजाद साहब की जगह आपने दूसरे मुशीर लगा दिए हैं, चेहरा तो बदल दिया, लेकिन निज़ाम क्यों नहीं बदल पाई आपकी हुकूमत? नहीं, देखें, बात यह है कि ये निज़ाम जो है वो आज का थोड़ी बिगड़ा हुआ है। मुझे आप ये बताएं, जो आज हमने फौजदारी के निज़ाम के अंदर जो रिफॉर्म्स हम मुतारफ़ करवा रहे हैं, जिसकी आज लॉन्च वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है, काबीना उनको अप्रूव कर चुका है, ये अंग्रेज़ के दौर का कानून बना हुआ है, 1898 का, 18वीं सदी का, जिसको जो है वो अब पहली बार इसके अंदर जो है वो मेजर रिफॉर्म्स 700 के करीब तरामीम जो है वो हम लेकर आए हैं। और मुझे आप ये बताएं कि जहां पर एक साबिक लाहौर के चीफ जस्टिस, जहां टीटीओ का केस लगा हुआ था शहबाज शरीफ का, एहतसाब अदालत के जज को ट्रांसफर कर देते हैं, 6 महीने अदालत ही फंक्शनल नहीं होती। FIA के केस के अंदर जो है वो जुरिस्डिक्शन के ऊपर के बैंकिंग कोड में जाएगा, यहाँ FIA की एंटी करप्शन कोड के अंदर जाएगा, जुरिस्डिक्शन तय हो रही है। चलान मुकम्मल करवाने के अंदर रुकावटें डालते रहे, लेकिन अब चलान भी मुकम्मल हो गया। FIA का 16 अरब का केस है, जहां पर मकसूद चपड़ासी रमजान शुगर मिल के जो मुलाजिम 10,000 तनख्वाह वाले 4 अरब रुपया उनके अकाउंट में आ जाता है। मसरूर अनवर जैसा बंदा जो इनका कैश बॉय है वो 2008 से 2017 तक शहबाज शरीफ के जाती HBL के अकाउंट के अंदर जो है वो करोड़ों रुपए जमा करवाता रहा, किसी और के नहीं। शहबाज शरीफ के जो कहते थे मैंने एक ढेले की करप्शन नहीं की, वो इन लोगों का नाम का जवाब देने को तैयार नहीं है। उनसे पूछो, कहते हैं सलमान शहबाज से पूछो। सलमान शहबाज कहाँ है? सलमान शहबाज लंदन में मफरूर है, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है।
अब जो है इनको पहली बार हाथ पड़ा है। फरूख साहब, मसाइल भी जरूर हैं, सिस्टम के इश्यूज भी हैं, फरूख इल्तवाओं के मसाइल भी थे, लेकिन ये मंतकी अंजाम तक ये केसेस पहुंचने हैं। फरूख साहब, ये क्रिमिनल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम जो आज तब्दील हुआ है, ये पहले 6 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा साल में नहीं तब्दील हो सकता था? आपके मसाइल कम ना हो जाते अगर ये तब्दीली जल्दी लाते? तो इतनी ताखीर की वजह? देखें इरशाद आरिफ साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मुझे आप ये बताएं, जहां 70 साल के अंदर ये जो है वो चेंज नहीं आया, वहां जो है वो हम 3.5 साल के अंदर कंसल्टेशन के साथ, आपके इल्म में है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन मामलात को नहीं होने देना चाहते, बहुत सारी रुकावटें होती हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता। चूंकि अब हम पॉजिटिव नोड में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने ये जब 700 रिफॉर्म्स किए हैं, एक एक कानून को समझना, उसमें तरामीम लेकर आना, लोगों से मुशावरत करना, पुलिस से अदलिया से, वकला से एक्सटेंसिव जो है वो मुशावरत के अमल को जो है वो आगे बढ़ाया गया। उसके बाद जो है ये रिफॉर्म्स मुतारफ करवाई गई। अब ये पार्लियामान का हिस्सा बनने जा रही हैं, पार्लियामान में कानून साजी के लिए पेश की जाएंगी, जिसपे अब अपोजिशन का भी किरदार देखना है, उनका रोल भी देखना है कि क्या वो फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करने में हुकूमत का साथ देते हैं या उसके रास्ते में जो है रुकावटें खड़ी करते हैं। यहां पर आएगा मीडिया का किरदार, यहां पर आएगा आप लोगों का किरदार। जब अगर ये साथ नहीं देते तो फिर आपका काम है कि इनको कटहरे पे खड़ा करना, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान के मजलूम को, पाकिस्तान के कमजोर तबके को जो है वो फौरी और सस्ता इंसाफ जो है वो चाहिए, जिसकी कोशिश जो है वो वजीर आजम इमरान खान कर रहे हैं। 22 साल जदोजहद ही हमारी ये है, और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर वजीर आजम साहब बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। इसकी अमलदारी के हवाले से, इसकी मॉनिटरिंग के हवाले से भी उन्होंने एक पूरा जो है वो मैकेनिज्म तैयार किया है, जिसको वजीर आजम साहब खुद देखेंगे। आपके इत्तेहादी और पाकिस्तान के एक सियासतदान, अक्लमंद सियासतदान, तजर्बाकार सियासतदान शुजात हुसैन मशवरा दे रहे हैं कि अब नवाज शरीफ का वापसी और इन चीज़ों को छोड़ें, परफॉर्मेंस की तरफ जाएं और आगे बढ़ें। तो ये मशवरा शायद कुछ और लोग भी आपको दे रहे हों, तो ये कुछ साहिब मशवरा नहीं है कि एक सायों का ताकुब करने की बजाय आप आगे बढ़ें, परफॉर्म करें और अगला इलेक्शन भी जीतें? नहीं, देखें, हम अपनी तरजीहात के ऊपर तो अमल दरामद कर रहे हैं। आप इरशाद आरिफ साहब ये बताएं कि सेहत कार्ड जैसा मंसूबा 70 साल में तो नहीं आया। आज हर आदमी की जेब में इलाज के लिए 10 लाख रुपए की रकम जो है वो वजीर आजम इमरान खान ने डाल दी है। वो लोग जो डायलिसिस करवाने के लिए धक्के खाते थे, पैसे नहीं होते थे, अपने लोगों को तकालीफ में मरते देखते थे, आज उनका इलाज शुरू हो गया है। हार्ट की सर्जरी हो रही है। आज उनकी जो है वो जच्चगी के जो बच्चे पैदा होते हैं, जच्चा बच्चा के मामलात उसके अंदर कवर हो गए हैं, सर्जरीज कवर हो गई हैं। आपका ताल्लुक लाहौर से, आपके पास भी हेल्थ कार्ड है। यकीनन अब्बासी साहब का भी पिंडी डिवीजन जो है वो उसमें भी हेल्थ कार्ड मिल चुका है, बल्कि मैं इंतजार में हूं। 9 फरवरी से फैसलाबाद डिवीजन में जो है वो शुरू होगा, 8 फरवरी से। तो ये तो पूरी आबादी को हमने खैबर पख्तूनख्वा और इसकी शुरू कर दिया है, पंजाब की आबादी को। इसी तरह हमारा एहसास प्रोग्राम है, इसी तरह हमारा 3 मरला, 5 मरला, 10 मरले का पहली बार लोगों को उम्मीद पैदा हुई है, वो अपने घर के मालिक बन रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव हैं हमारे जो वजीर आजम साहब आगे बढ़ा रहे हैं, और ये बड़ी तेजी से, अब ये साल उनके नताइज का साल है जो आपको नजर आएंगे, उनके समरात नजर आएंगे। हमने इंडस्ट्री को चलाया, एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जिन्होंने मुल्क के कानून को तोड़ा है, लूटमार की है, आप आंखें बंद कर लें। अगर आप ये काम करेंगे तो फिर हमारे में या बाकियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आपके इत्तेहादियों का तासुर ये है, वो ये कहते हैं कि अपोजिशन आपको अपनी पेज पर खिलाना चाहती है, वो कोई शोशा छोड़ती है और आप फिर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कभी ये वजाहतें शुरू कर देते हैं कि हम सेम पेज पर हैं, कभी कुछ और कहना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये बात ठीक नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं अपोजिशन को, बजाय इसके कि अपने काम में लगे रहें? नहीं, देखें, बिल्कुल हम तो अपने काम के ऊपर जो है वो फोकस्ड हैं, और हमारी तरजीहात में भी जो है वो हमारे अपने मंसूबे हैं जिनके ऊपर जो है वो हम फोकस किए हुए हैं। आपने देखा कि हमने 5.37% जो है वो तरक्की की शरह नमू हासिल की है कोरोना के बावजूद। अगर हम अपने काम पर तवज्जो ना देते तो मुझे आप ये बताएं इरशाद आरिफ साहब कि ये जो कोरोना की वेव है, हमने 2.5 अरब रुपया 250 अरब रुपया खर्च करके
7 करोड़ लोगों को जो है वो आपके इल्म में वैक्सीनेट किया, बेहतरीन हमने ठीक हैंडल है किया। दुनिया फारूक के साहब, आलमी इदारे इस चीज की गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तेशाद फारूक हबीब साहब, आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल नून लीग अताउल्लाह तारड़ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नून लीग के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अता साहब, आपके वक्त का। अता साहब, एक जानिब शहजाद अकबर साहब थे और नून लीग की जानिब से आप हुकूमत के एहतसाब मिशन को उमूमी तौर पे आके यहाँ करते हैं। आपने कह दिया था शहजाद अकबर साहब की छुट्टी होने वाली है। अब ये बताइए कि क्या आपके लोग काबीना में बैठे हुए हैं या हुकूमत में बैठे हुए हैं, या शहजाद अकबर साहब के साथ आपकी कोई पसे पर्दा दोस्ती थी? देखिए, शहजाद अकबर साहब की रुखसती का जो मैंने एक हफ्ते पहले बताया, उसकी वजूहात थी। हमारा एक FIA का केस है जो चालान पेश होने के बाद और 1.5 साल FIR रजिस्टर होने के बाद, 1.5 साल पहले FIR रजिस्टर हुई थी, उसके बावजूद उस केस के अंदर तफ्तीश हो नहीं रही थी। और जब प्रेशर आया इमरान खान साहब का कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया जाए, तो एक अदालत से चालान उठा के दूसरी अदालत में जमा कराया गया, बड़ी डेस्परेशन में और बहुत ज्यादा जल्दी और उजलत के अंदर। अच्छा, वो जब 2 अदालतों के सामने हम खड़े हुए तो हमें अंदाजा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब को जो है वो इतना ज्यादा उनकी ख्वाहिश है कि उन्होंने शहजाद अकबर को पूरे तरीके से इस पे अंडर प्रेशर किया हुआ है कि मुझे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके दो, और वो लाहौर तशरीफ लाए शहजाद अकबर साहब। अच्छा, और FIA के दफ्तर 1.5 घंटा बैठे रहे। अच्छा, हमने जब ये बौखलाहट देखी तो मुझे आइडिया हुआ कि ये शहजाद अकबर पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर मैं एक वकील हूं पेशे के लिहाज से, तो लाहौर में जब हम अपनी लॉयर्स फ्रेटर्निटी में फिरते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग थे जिनको कंसिडर किया जा रहा था शहजाद अकबर साहब की रिप्लेसमेंट के तौर पे। अच्छा, तो मैंने जब 2+2 4 किया तो समझ आई कि ये प्रेशर जो है वो बिला वजह नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने में शहजाद अकबर बजरिया FIA नाकाम रहे तो उनकी छुट्टी हो जाएगी और उनकी जगह किसी और को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये नविश्ता दीवार था, हमें तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा था। नहीं, ये तो आपकी खैर पेश गोई थी, अंदाज़ा था, या जो मालूमात थी वो दुरुस्त साबित हुई, लेकिन वो लायर लीगल कम्युनिटी से आदमी नहीं आया, वो किसी और पस मंज़र का आ गया। तो अब ये समझते हैं कि मुसद्दिक साहब जो हैं वो टास्क लेकर आए हैं या वो कानून के मुताबिक चलेंगे? देखिए, मुसद्दिक साहब ने कुछ 15 साल नैब में गुजारे हैं बतौर DG खैबर पख्तूनख्वा, बतौर DG इस्लामाबाद, बतौर DG हेडक्वार्टर। और जिस जमाने में फसी बुखारी साहब चेयरमैन नैब थे, उस जमाने में ये नैब के एक करियर अफसर होते थे। अभी इनके बारे में जजमेंट देना बहुत वक्त से पहले होगा, कबल वक्त होगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो शहजाद अकबर वाली विच हंटिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और सियासी इंतकाम की जो एक इंतहा थी वो ना हो, और ये इतनी हिम्मत जरूर करें कि मालम जब्बा पे, BRT पेशावर पे, आटा चीनी स्कैंडल पे और अद्वियात के स्कैंडल पे और इन चीजों पर भी नजर डालें। और नदीम बाबर जैसे लोग जो काबीना छोड़ के चले गए, आमिर कियानी जैसे लोग जिनको काबीना से फारग कर दिया गया, समीउल्लाह चौधरी इधर पंजाब के अंदर जो वजीर खुराक थे, और जो बाकी लोग इसमें मुलव्वस हैं, हम उम्मीद रखेंगे कि एहतसाब होता हुआ नजर आए और वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का और अपोजिशन जमातों का एहतसाब ना हो। और वो अगर हमारे खिलाफ जो केसेस बनाए गए हैं उसके अंदर देखिए आज तक कोई सबूत सामने नहीं आ सका, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो फेयर तरीके से चलेंगे, मगर अभी उनके बारे में कोई हतमी राय देना कबल अज़ वक्त होगा। जी ठीक है, अता साहब आपकी तरफ आते हैं। इरशाद साहब, ये बड़ी खुशगुमानी है अताउल्लाह तारड़ साहब की अब्बासी साहब से, लेकिन लेट्स सी कि वो कैसे चलते हैं। लेकिन वही पहले भी हमने बात की थी, टेक्निकली तो साउंड हैं, एक इदारे में भी रहे हैं, सारे सिस्टम को भी समझते हैं, और दूसरी जानिब नून लीग वाले वो भी टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं हर लिहाज से। आप समझते हैं जो उम्मीद कर रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब की, ये हुकूमत के लोगों को भी कटहरे में लाएंगे, अब्बासी साहब ला सकते हैं? क्योंकि शहजाद अकबर साहब तो उस तरह शायद ना ला सके। देखें, अगर हुकूमत के लोगों ने कटहरे में आना है तो फिर एहतसाब का फ़ायदा या नैब का फ़ायदा। हमारे यहाँ अभी हम लोग, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान इतने मैच्योर नहीं हुए। ये खुशफहमी या हुस्न ज़न इमरान खान से लोगों को था कि जी वो जिस तरह क्रिकेट
टीम में किया करते थे। केपी के बंदे उड़ा दिए थे केपी हुकूमत नहीं, से। वो तो खैर उस वक्त उड़ाए थे जब उनकी कोई अफादियत नहीं रही थी, इलेक्शन करीब आ गए थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। तो अब अगर ये हुस्न ज़न है तो अल्लाह करे कायम रहे, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही इतना ज़्यादा। ठीक है। अता साहब ये फरमाएं कि ये तो आपने बड़े हुस्न ज़न का मुजाहरा किया है, ये फरमाएं कि अभी चंद दिन पहले तक हम सुन रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और 20 से 30 अरकान कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के जो आपके साथ राब्तों में हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ उनको गो अहेड देना है, क्लियरेंस देनी है कि जी आपको टिकट मिल जाएंगे। लेकिन जब ये कानून साजी हुई मुश्तरका इजलास की भी और बाद में फिर ये स्टेट बैंक के हवाले से, मिनी बजट के हवाले से, तो एक भी मेंबर उनका हुकूमत का काम नहीं हुआ, बल्कि आपके कुछ मेंबर कम नज़र आ रहे थे। तो अब क्या सूरत हाल है मियाँ साहब की वापसी की भी और तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट की? आप क्यों नहीं उनको ले रहे ताकि ये मामला ख़त्म हो रोज़ रोज़ की खिचके? देखिए, जो स्टेट बैंक के बिल की बात है, उस दिन हुकूमती अरकान भी काफ़ी जो हैं वो गैर हाजिर थे, और हमारी बातचीत 20 से 30 लोगों से बिल्कुल चल रही है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में हमें वोट दिया था और मुस्लिम लीग नून की कमिटमेंट पे दिया था कि हम उनके साथ को फ्यूचर में अपने मामला तय करेंगे। अच्छा, देखिए, वो होता ये है कि जब इनसे हमारे मामला तय पा जाते हैं, आखिरी मिनट पे कोई ना कोई रखना डल जाता है, और आप भी इन बातों को समझते हैं कि आखिरी मिनट पे किसी कॉल का आ जाना या किसी बंदे का मुलव्वस हो जाना या किसी कुछ लोगों का इस मामले को कानून साजी के हवाले से संभाल लेना, तो वो कई दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है। मगर मुझे अब आने वाले दिनों में लगता ये है कि ये मामलात अब इस तरह चल नहीं सकेंगे, और जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर साहब ने भी पिछली दफ़ा बिल्स को बुलडोज किया जब हमने काउंटिंग करवाने की कोशिश की, वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो एक स्टे ऑर्डर पे पिछले 1.5 साल से बैठे हैं, यानी ऑपोजिशन का कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है तो फौरी तौर पे वो बाई इलेक्शन कॉल हो जाता है, और ये शख्स पता नहीं किस तरह 1.5-पौने-2 साल से एक स्टे ऑर्डर के पीछे बैठा है और पार्लियामेंट में बैठ के भी चीज़ों को बुलडोज करता है। मेरी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट है कि इसके स्टे ऑर्डर का कोई फैसला किया जाए, जिस तरफ भी करना है, ताकि वो अबहाम ना रहे। तो मैं ये समझता हूँ जी। अता साहब, हम तो ये सुन रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की जो नेगोशिएशंस दर पर्दा चलती रही हैं, जो कोशिशें हुई हैं, उसके नतीजे में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उठ गया है इमरान खान के सर से, लेकिन आप तो फरमा रहे हैं कि फिर आज भी फ़ोन आते हैं और फिर वो मेंबरान आपका साथ देने से इनकार कर देते हैं। देखिए, इस पे तो ख्वाजा आसिफ साहब, शायद अब्बासी साहब बात कर चुके कि कानून साजी के हवाले से वो जब इनसे नहीं होता तो बड़े भाई को बुला लेते हैं, ये बिल्कुल बात क्लियरली हुई। मेरा इसमें कहने का मकसद ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की नाकामियों का बोझ ज्यादा देर नहीं उठाया जा सकता। यानी आप जो मर्जी बात करें ग्रोथ के हवाले से, ये जो ग्रोथ का भी झूठा फिगर दे रहे हैं, मुझे बताइए ना, जब हमारी ग्रोथ 5.8 थी तो हमारी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 4% पे थी। क्या ये मुमकिन है कि महंगाई 12% पे हो और ग्रोथ 5.3 पे? उन्होंने बेस लाइन नीचे की है, परचेजिंग पावर पैरिटी है नहीं, रुपया कमजोर है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो देखिए, ये इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का बोझ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर उठाया जा सकता है, क्योंकि ये इतना भार अब बढ़ गया है कि ये किसी ना किसी वक्त तो इसको नीचे रखना ही रखना है। तो हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मेंबरान को कोई आज़ादी मिले कि वो हमारे से खुल के इस पे बातचीत कर सकें, और अभी भी सारी आपकी जो उम्मीदें हैं वाबस्ता हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि उनका दस्त शफकत उठे तो फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई कोशिश कामयाब नहीं होती। फिर धरने, लॉन्ग मार्च वगैरह, बस ये नुमाइशी चीज़ें हैं। नहीं, देखिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे एक प्रेशर रहता है, लॉन्ग मार्च का भी, धरनों का भी, और आप देखिए कि जो बाई इलेक्शंस हुए हैं वो खानेवाल से लेके खुशाब से वजीराबाद से डस्का, लाहौर, कराची, नौशहरा, सारे बाई इलेक्शंस हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कराची वाला पीपल्स पार्टी ने जीता, मगर वहां भी तरीके इंसाफ 6 नंबर पर आई। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बाई इलेक्शन में मौजूद थी। तरीके इंसाफ आप देखें ना, जो डस्का में हुआ वो बहुत बुरी तरह जिस तरीके से तरीके इंसाफ पिटी है, और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं, तो ये तो कारकर्दगी नजर आ रही है कि हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोग अपोजिशन के लिए वोट कर रहे हैं और खुसूसी तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए वोट कर रहे हैं।
तो जब देखिए अभी हम निकले नहीं है, शहजाद अकबर का इस्तीफा आ गया है, जब हम लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे और एक अवामी प्रेशर होगा, महंगाई के, गुर्बत के, भूख के सताए अवाम जब इस लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे, तो मेरा ख्याल है मजीद इस्तीफे भी आएंगे और हुकूमत के लिए नहीं अता साहब, ये करना मुश्किल हो जो जाएगा। नहीं, अता साहब- अगर आपकी चूंकि एक बात दुरुस्त साबित हुई, अंदाज़ा था या मालूमात थी, अब अगर मजीद इस्तीफे हैं तो एक आध नाम ले दें, किसका देखिए इस्तीफा आ सकता है? हो सकता है आने वाले दिनों में शहबाज गिल का भी इस्तीफा आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो बैरून मुल्क से आए हैं और जिनको काबीना में अच्छी पोजीशन पर तैनातियां दी गई हैं, तो इनके लिए पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि ये रह पाएंगे, क्योंकि ये इनको एक लाइफस्टाइल की आदत है और इक़्तिदार के ये पंछी हैं। जैसे ही कोई थोड़ा बहुत बुरा वक्त इमरान खान साहब का आया तो ये फौरी परवाज कर देंगे। और मैं अगले हफ्ते इस्लामाबाद जाऊंगा और मैं सेक्रेटरी इंटीरियर को एक दरखास्त दूंगा कि शहजाद अकबर का नाम ECL में डाला जाए, क्योंकि वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनके खिलाफ एसेट बियॉन्ड मीन्स, जो आमदन से जायद उन्होंने असासे बनाए, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। लाहौर में एक फार्म हाउस बनाया है, उनकी बाकी कुछ प्रॉपर्टीज में इजाफा हुआ है। जब मुशीर नहीं थे तो तब तो ये प्रॉपर्टीज नहीं थी, मुशीर बनने के बाद ये प्रॉपर्टीज कहां से आई? तो मैं तो इसकी तहकीकात का भी मुतालबा रखूंगा। और देखिए हमारी जो पंजाब में भी और ऊपर भी नहीं, MNAs आपके के पास साथ, अता साहब आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, ये इल्जाम जो आप लगा रहे हैं, ये किस बेस पे लगा रहे हैं, कैसे? मैं इस बेस पे लगा रहा हूँ, मैं इस बेस पे लगा रहा हूँ कि बेदिया रोड लाहौर पे एक 4 कनाल का फार्म हाउस बना है, जिसमें शहजाद अकबर साहब रिहाइश पजीर रहे हैं। इससे पहले वो लाहौर में फ्लैट में रहते थे और ये जबान ज़द आम है, मतलब वो लाहौर जब भी आते हैं वो उस फार्म हाउस में रहते हैं। या तो वो डिसओन कर दें कि ये फार्म हाउस उनका नहीं है, मगर इक़्तिदार के दौरान ये 4 कनाल का फार्म हाउस कैसे बनना है और क्या इसकी क्या तफसीलात हैं, और ये अगर एहलिया के नाम पे भी है तो डिक्लेयर क्यों नहीं किया? तो मैं सिर्फ महज इल्जाम तराशी नहीं कर रहा। ये लाहौर के अंदर मैंने आपको रोड का नाम भी बता दिया, मैं आपको सोसाइटी का नाम भी बता दूंगा जहां पे ये 4 कनाल का तहकीकात कौन करे? क्या नैब तहकीकात करे? मैं बिल्कुल ये नैब को दरखास्त दूंगा जी। मैं ये आपके शो पे ऐलान कर रहा हूँ कि मैं सेक्रेटरी इंटीरियर के पास तो जाऊंगा, मगर उसके साथ साथ मैं नैब को भी ये दरखास्त दूंगा कि इसकी तहकीकात मुकम्मल की जाए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप इक़्तिदार में आए, पैसे बनाएं, अपोजिशन के लोगों को जेलों में डालें और अपने राह चल पड़े वापस। तो ये यहाँ से वापसी नहीं होगी। ये एक हिसाब, एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि 3.5 साल में जो अरबों रुपया आपने लगाया है एसेट रिकवरी यूनिट, जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, तो ये बताना पड़ेगा। मगर मैं सियासी हालात के हवाले से जो हमारे रास्ते हैं, और मैं समझता हूं कि अब PTI के कई MNAs इस्तीफा देने पर भी तैयार है कि हमें आप लें और हम बाय इलेक्शन की तरफ जाएं। नहीं तो आप कौन से हैं अता साहब, बताएं ना, कोई नाम तो लेना सर, ये तो मुबहिम बात है। वो वक्त आने पे वो लिस्ट भी आपको मुहैया कर दी जाएगी। बहुत सारों से हमारी मुलाकातें भी हो रही हैं। और देखिए जब नूर आलम नहीं, खान जैसे लोग अगर ये सूरत तो, है अता साहब, अगर ये सूरत है तो फिर आदम एतमाद की तहरीक की तरफ क्यों नहीं जा रहे, जो पीपल्स पार्टी आपको बार बार कह रही है? देखिए वो उसका भी वक्त आएगा, हमें लॉन्ग मार्च के लिए निकलने तो दे। ये तो निकले थे 2014 में और ताहिरुल कादरी साहब को साथ लेकर निकले थे और हर दिन कोई ऐलान करते थे कि आज फलां इस्तीफा आएगा। तो हम तो अभी निकले नहीं, तो इस्तीफे आना शुरू हो गए। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जहांगीर तरीन साहब का जहाज जाती उम्रा लैंड कर रहा है। देखिए सियासत में कुछ भी मुमकिन है और वो कहीं भी लैंड कर सकता है। इसमें मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करूंगा कि मुमकिन तौर पे बिल्कुल हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई ऐसे मामलात हो जाएं। बिल्कुल इसको मैं रूल आउट नहीं कर सकता। नहीं, आप तस्दीक कर रहे हैं, डिनाई नहीं कर रहे। सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप राजा रियाज साहब का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो वो तो उसी ग्रुप में है ना। इसका मतलब है वही ग्रुप जिसने गिलानी साहब को वोट दिया था, वही ग्रुप आपसे राब्तों में है और फिर वो जहाज में आपकी तरफ ही आ सकता है। देखिए वो बिल्कुल उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, सूबाई लेवल पे भी, कौमी लेवल पे भी। तो मैं जहांगीर तरीन साहब की रात के हवाले से ना कंफर्म करूं ना डिनाई करूं, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि ये मुमकिनात में से है। ये सियासत है, इसमें कुछ भी मुमकिन है और ये मुमकिन है कि जहांगीर तरीन साहब आने वाले दिनों में हो सकता है। साहब अब मुमकिनात में से तो फिर हुकूमत की बात को भी सच मान लिया जाए कि आपके 4 लोग गए हैं और वो मिले हैं और फिर वो बाद में उन्होंने नाम भी नहीं बताया। ये तो मुबहिम बातें हैं ना। देखिए हमारे अगर लोग टूटने होते तो बहुत बुरे वक्त भी आए ऑपोजिशन पे, जब पूरी लीडरशिप अंदर थी। वो टूटने का टाइम था, टूटते। हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट रही है। और अब कोई बहुत ही बेवकूफ होगा कि जो इन हालात के अंदर, जब पता है कि आपको मैं बात बताऊं, खानेवाल में बाई इलेक्शन के दौरान उम्मीदवार ने इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं लगाई। मैं उस शहर में मौजूद था, मैं वहां पे 2 हफ्ते रहा हूं।
उन्होंने इस वजह से नहीं लगाई कि महंगाई और बेरोजगारी और गुर्बत की सताए अवाम उस तस्वीर को देख के शायद वोट हमें मजीद हमारे कम हो जाएं। वो मैंने निशानदेही की तो इलेक्शन के करीब कहीं मुझे तस्वीर नजर आई। यहाँ पे ये हालात अता साहब, ये जो आप जहांगीर तरीन ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं, आप राजा रियाज साहब की बात कर रहे हैं, ये लोग आपसे कमिटमेंट मांग क्या रहे हैं और वो कौन सी कमिटमेंट है जो आप अभी इन्हें दे नहीं पा रहे? देखिए, बातचीत सबसे चल रही है। ये जो एमएनएस भी हैं और एमपीएस भी हैं, दोनों ग्रुपों से चल रही है, एमएनएस के ग्रुप से भी, एमपीएस के ग्रुप से भी। तो हालात जब साजगार होंगे और हमें लगेगा कि ये हालात ऐसे हैं कि जिसके अंदर इसको ओपन करना चाहिए, तो बिल्कुल वो आपके सामने तमाम हकायक रख दिए जाएंगे। अगर ये अदम एतमाद होती है तो आप तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को भी बतौर कायदे अमान ताउन पेश कर सकते हैं? देखिए, बहुत कबल अज वक्त है, अभी तो तरीके एतमाद पे कोई हतमी हमारी राय कायम नहीं हुई। और पीडीएम के अंदर भी आपने देखा कि अभी हमारा सारा जोर एहतजाज पर है। जब ये वक्त आएगा तो फिर इस पे ऑब्वियसली कोई बातचीत करेंगे, मगर अभी इससे एक बहुत कबल अज वक्त होगा। ये एहतजाज मुश्तरका भी हो सकता है, ये लॉन्ग मार्च जो है पीपल्स पार्टी के साथ, या अलग अलग ही होगा? देखिए, मैं फिर वही बात है कि अभी तक तो पीडीएम का एहतजाज है, पीपल्स पार्टी हमारे से पहले जा रही है, मगर कई दफा रास्ते में मुलाकातें हो जाया करती हैं। तो क्या पता कि किसी वक्त जिस तरह पार्लियामेंट में जॉइंट एहतजाज करें, मेरी ये ख्वाहिश है बतौर सियासी वर्कर कि ये जॉइंट एहतजाज हो और पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल हो, ताकि एक हुकूमत को भरपूर टफ टाइम दिया जा सके। अता साहब, हुकूमत ने आज वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक 700 तरामीम की हैं मुख्तलिफ कवानीन में, तो अब ये असम्बली में जब आता है, पार्लियामेंट में आता है, तो ये तो चूँकि अवामी फलाह का मामला है, तो आप ताउन करेंगे हुकूमत से? देखिए, कतन नहीं, क्योंकि इस पे बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इस पे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। इस पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जो आपकी जुडिशरी है, जुडिशल एसोसिएशंस हैं, बार एसोसिएशंस हैं, प्रोमिनेंट वकला हैं, किसी स्टेक होल्डर को भी इसमें मशावरती अमल में शामिल नहीं किया गया। तो ये फिर उजरत में किया गया काम है, तो इसमें बिल्कुल ताउन नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स उनको इन्वॉल्व होना चाहिए और सबकी राय आने के बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के तहत अच्छे फैसले होने चाहिए। ये कानून साजी सिर्फ एक शख्स इमरान खान की मंशा के मुताबिक नहीं हो सकती। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, आपके वक्त का टाइम खत्म हो गया। इरशाद साहब, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।